An archer stretches her bow while taking aim at the target. She then releases the arrow, which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms. क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज वन आर्चर जिसके पास एक बो एंड एरो का पेयर है, ये रहा, ये हमारे पास एक बो एंड एरो का पेयर है। देन उस आर्चर ने अपने आर्म्स को स्ट्रेच किया, जो कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। ये रहा आर्चर जिसने बो एंड एरो के पेयर में से बो को स्ट्रेच किया। देन शी देन रिलीजेस द एरो, उसने एरो को रिलीज करा। ये एरो हमारा मूव कर रहा है, एरो मूविंग टूवर्ड्स द टारगेट। ठीक है, ये रहा हमारा टारगेट और ये रहा हमारा एरो जो कि मूव कर रहा है। सो इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें बताना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को हमें फिल करना है और ये फॉलोइंग टर्म्स में से हमें फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। सो फर्स्ट टर्म है हमारे पास मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, देन नेक्स्ट टर्म इज नॉन कॉन्टैक्ट, देन ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप एंड अट्रैक्शन। सो सिर्फ इन गिवन टर्म्स में से हमें मिसिंग जो वर्ड है वो फिल करना है स्टेटमेंट में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू स्ट्रेच द बो the archer applies a force that causes a change in its। so first क्वेश्चन में बोला है टू स्ट्रेच द बो, बो को स्ट्रेच करने के लिए इनिशियली बो हमारा अनस्ट्रेच था, देन आर्चर ने फोर्स लगा के बो को स्ट्रेच किया। ठीक है, सो इस फोर्स की वजह से दैट कॉजेज ए चेंज इन इट्स। अब बो की किस चीज में चेंज आया, किस चीज में चेंज आया? सो वी नो बो की शेप में चेंज आया। सो यहाँ पर आएगा हमारे पास शेप, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा शेप। सेकंड बी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। सो जब आर्चर ने इसको स्ट्रेच किया बो को, तो उसने अपनी मसल्स का यूज करा, अपनी मस्कुलर पावर का यूज करा। सो यहाँ पे कौन से फोर्स का एग्जाम्पल होगा? मस्कुलर फोर्स। सो गैप में या फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास आएगा मस्कुलर फोर्स। अगर सी स्टेटमेंट की बात करें हम, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डैश फोर्स। अब जब आर्चर ने बो को स्ट्रेच किया, देन रिलीज करा, तो जो एरो है हमारा प्रोपेगेट करने लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो कि इस सेंटर वाली फिगर में हम देख रहे हैं। सो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एरो के मोशन के लिए? एंड वी नो दैट कॉन्टैक्ट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ एरो। सो अभी तक हमने मस्कुलर यूज कर लिया, कॉन्टैक्ट यूज कर लिया एंड शेप यूज कर लिया। फर्दर अब हम डी पार्ट पे मूव करते हैं। वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इस टारगेट, जब एरो अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहा है, जो कि हम सेंटर वाली फिगर्स में देख रहे हैं, ये टारगेट है और ये एरो है। सो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू। अब जब एरो अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहा है तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सो थ्योरी पार्ट में हमने पढ़ा, एक तो एयर का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और दूसरा जो हमारी मदर अर्थ है वो इस पर एक ग्रेविटी लगाएगी, ये इस पर एक ग्रेविटी लगाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो एयर है वो उस पर फ्रिक्शन लगाएगी। सो फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट ड्यू टू
friction of air. So in this way we have solved our question.